चलो देखो, तो मेरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम देख चुके हैं 1 से 3 तक। संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में ही एक आता था उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा था वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब मेरा चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसको बताने से पहले एक चीज बता देते हैं। देखो, मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी होता है, ठीक है। कॉपी का अगर ये पेज है तो देखोगे इसमें इस तरह से चौथाई छोड़ा हुआ आता है, और ऊपर भी इस तरह से आता है छोड़ा हुआ। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें सटा करके लिखते हैं, और यहाँ भी इसमें सटा करके, जबकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है मेरा, मान लो इस तरह से मेरा कॉपी है, यानी कि देखोगे कि चौथाई भी रेड पेन से रहता है, और ये रेड कलर का रहता है, और ये ऊपर जो हेडिंग के लिए जगह छूटता है वो भी रेड कलर का रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से ही लिखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से ही, जबकि इसमें कुछ नहीं लिखना चाहिए। यानी ई मेरा क्या रहता है, खाली। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं किसी, देखो जहाँ हेडिंग के लिए जगह छूटा है वहाँ पे को का जो हर्षिकर मात्रा ऊपर जा रहा है, इसीलिए इस लाइन में कुछ भी लिखने का नहीं रहता। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब हम इसका को मात्रा भी लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसी लाइन तक रह रहा है, रेड लाइन को टच नहीं कर रहा। दूसरी बात, इस रेड लाइन में भी सटा करके नहीं लिखना चाहिए, इससे भी थोड़ा फाका लिखना चाहिए, ठीक ना। मान लीजिए हम 1 नंबर भी दे रहे हैं तो इससे इधर देंगे, और जब इधर लिखेंगे तो हल्का ही भी छोड़ करके, जिसे हम बहुत बार इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जब भी हम लिखेंगे तो कुछ छोड़ करके, मतलब इसमें टच नहीं होना चाहिए, इस रेड लाइन में और इस रेड लाइन में। क्लियर। चलो देखो, तो मेरा है ये एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, तो देखो सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया में होती क्या है, इसमें 2 प्रकार के हम धातु लेते हैं। एक वैसे धातु जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और दूसरे की क्रियाशीलता उससे कम होती है। वैसे भी 2 चीज के बीच में तुलना करने पर कोई अधिक और कोई कम ही होता है, ये क्लियर है। तो इसमें हम 2 धातु के बीच में तुलना करते हैं, सिंपल सी बात है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जितना भी है, इसके बाद होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या है, केवल एक धातु का विस्थापन होता है, और उभय विस्थापन अभिक्रिया में दोनों धातु का विस्थापन होता है। यानी कहने का मतलब, हम लोग बोलते हैं ना एर फेर करना, मतलब हम अपना चीज दूसरे को दे दिए और दूसरा की चीज हम ले लिए, ये विस्थापन अब उभय विस्थापन में होता है। हम फिलहाल देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, 2 प्रकार के हम धातु लेते हैं, एक की अधिक क्रियाशीलता होती है और दूसरे की क्रियाशीलता कम। अब प्रश्न उठता है क्रियाशीलता क्या है, तो क्रियाशीलता में ये चीज होती है कि अभिक्रिया करने की क्षमता। कहने का मतलब क्या है, जिसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया जाए हम 2 व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिए, दोनों में रेस करवाते हैं, तो कोई अधिक पहले पहुंच जाता है और कोई बाद में पहुंचता है, तो जीत उसकी होती है जो पहले पहुंचता है। अब रीजन क्या है, कोई अधिक तेज दौड़ता है और कोई कम तेज दौड़ता, तो जो अधिक तेज दौड़ा वही जीत गया। यहाँ भी यही होगा, जो जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा, जो तेजी से अभिक्रिया करेगा, यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। क्रियाशीलता करने का मतलब क्या है, कार्य करने का शक्ति जो है, उसका कार्य करने की जो उसका क्षमता, वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो जिसका कार्य करने का क्षमता अधिक है, इसमें कार्य करने का क्षमता कहने का मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता। क्लियर हो ना। तो जिसमें अभिक्रिया करने की क्षमता अधिक होगी वो क्या करेगा, कमजोर वाले, यानी जिसका कम होगा उसको विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर देने का मतलब है उसको हटा देना या उसको निकाल देना। जैसे कि 2 व्यक्ति दौड़ रहा था, तो एक जीत गया दूसरा हार गया, तो जीत गया वो क्या है, उसको अपना वो स्थान बना लिया जीत में, और दूसरा क्या बाहर निकल गया। उसी तरह इसमें भी होगा कि जो जिसकी क्रियाशीलता अधिक रहेगी वो रिएक्शन कर लेगा, और जिसका कम रहेगा उसको बाहर निकाल देगा। क्लियर हो ना। देखते हैं क्या, जब किसी यौगिक में क्रिया जब भी होगी, क्या होगी, किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, जैसे यहाँ देख सकते हो इस रिएक्शन में, हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि मेरा ये एक यौगिक है, ये यौगिक नहीं है, ये मेरा एक तत्व का संकेत है, लेकिन ये मेरा क्या है, यौगिक है, चूंकि ये अणुसूत्र है। तो जब किसी यौगिक में
उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को। यहाँ देख सकते हो कॉपर का एक परमाणु है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का भी है ना, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणुओं का यहाँ समूह, क्योंकि एक नहीं 4 परमाणु है ऑक्सीजन का उपस्थित है। क्लियर हो रहे हो ना? इससे किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापित। और हम लोग इसे इस तरह समझ सकते हैं, विस्थापित कर देना मतलब उसको निकाल करके फेंक देना, ठीक ना? विस्थापित, जिसे कि यहाँ देख सकते हो ये कॉपर सल्फेट था, यानी कॉपर की दोस्ती सल्फेट के साथ था, लेकिन आयरन के आते ही आयरन सल्फेट के साथ क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया, और कॉपर को कहाँ भगा दिया? बाहर भगा दिया। दिख रहा होगा कि ये जो आयरन है इस सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना लिया, और कॉपर बेचारा कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखना ये जो लोहा है इसकी क्रियाशीलता अधिक है, अधिक होने के कारण ही तो इसको बाहर निकाल दिया और अपने इसके साथ जाकर के रिएक्शन कर लिया। समझ में आ रहा ना? तो अगर इस तरह का अभिक्रिया दे देगा और इससे भी पूछ दिया कि इसमें किसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो चुपचाप देख लेना कि जो इधर अकेला है इधर जाके जुट गया, मतलब इसी का अधिक है। अधिक है तब तो ये अपना मतलब ताकत के साथ दिखाया और इससे रिएक्शन कर गया और इसको बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा? और कम किसका है? कॉपर का है। समझ में आ गया? यानी आयरन और कॉपर के बीच अगर तुलना करें तो किसकी क्रियाशीलता अधिक है? आयरन की, जबकि कॉपर की क्रियाशीलता आयरन के तुलना में कम है। ऐसा मत कि कॉपर का सबसे अधिक कम है, नहीं, कॉपर से भी कुछ ऐसा है जिसका की कम है, लेकिन आयरन और कॉपर में क्या है? आयरन अधिक है और कॉपर की क्रियाशीलता कम है। क्लियर? ऐसे इसको भी याद करने का एक तरीका होता है, याद करवा देंगे जितना भी। अब देखो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछती है कि जब लोहे की कील यानी हम उसी को काटी भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है तो क्या होता है? इस तरह। तो देखो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, तो उसमें हम ये लिखेंगे कि चूंकि लोहे की क्रियाशीलता, जब क्वेश्चन करेगा तब इस तरह से लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल हम दिए थे इसलिए डायरेक्ट इस तरह से दे दिए, एक एग्जांपल दिए इसलिए दे दिए। देखो चूंकि लोहे की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा या कॉपर की तुलना में क्या है? अधिक है, इसलिए जब लोहे की काटी यानी कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब लोहे कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं ये मेरे पास कोई पात्र है और इसमें हम क्या लिए हैं? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। हाँ, जलीय विलयन का मतलब क्या है? मतलब उस जल में घुला हुआ है, ठीक ना? जलीय विलयन मतलब जल में कॉपर घुला हुआ है, यानी CuSO4 का ही क्या है? मेरा विलयन है। तो जब इसमें हम लोहे की कील को इस तरह से, लोहा का कील होता है ना, तो मान लो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? लोहे का कील। तो डालते हैं तो लोहे का कील क्या करता है? ये जो सल्फेट है ये पहले टूट जाएगा, इससे रिएक्शन होने के बाद ये क्या करेगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद चूंकि कॉपर धातु है तो प्लस होगा, सॉरी ये क्या बोलते हैं? आयरन। सल्फेट जो है आयरन पे चला जाएगा और कॉपर फिर कहा क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पे? अकेला। ये इसको क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अब विस्थापित करने में क्या होता है? जिससे कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग कैसा होता है? यानी जो विलयन है इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे गायब हो जाता है। यानी हम पहले कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिए जिसका कलर क्या था? नीला था। अब जब इसमें कील डाले तो इसका गायब नहीं हुआ। जब ये सल्फेट कोई आयरन से विक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया तब ये कॉपर का जो जलीय विलयन था इसका नीला रंग क्या हो गया? गायब हो गया। और साथ ही जब फेरस सल्फेट बना, देख सकते हो जब Fe के साथ अभिक्रिया कर लिया तो FeSO4 बना लिया, तब तो कॉपर अलग, तो इसको फेरस सल्फेट बोलते थे। जब फेरस सल्फेट बना तो इसके कारण जो विलयन था इसका फिर से रंग क्या हो गया? हल्का हरा हो गया। यानी क्या हो गया? हल्का हरा। और साथ ही लोहे की जो सतह है, यानी ये जो लोहा का कील था इसके सतह मतलब इसका बाहरी परत
सतह का मतलब जैसे हम इसी का बात करते हैं तो इसका सतह मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये इसका क्या होता है? सतह होता है। तो जो लोहे की सतह है उसके ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की क्या होगी? परत जमा होगी, हल्के लाल भूरे रंग की। कहने का मतलब क्या है? देखोगे कि जब लोहे में जंग लगती है तो वो भी हल्के लाल और भूरे कलर का हो जाता है, या पहाड़ी मिट्टी दिखती होगी तो वो भी हल्का लाल कलर का, भूरा कलर का होता है। तो उसी तरह के क्या हुआ, लोहे पर जाकर के बैठ गया। यानी कहने का मतलब इसी लोहे पे आके बैठ गया। क्या बैठ गया? तो कॉपर। इस पे क्या आके बैठ गया? कॉपर। और अभिक्रिया कौन कर लिया? सल्फेट। सल्फेट जाके कर लिया लोहा से तो बन गया फेरस सल्फेट। अब इस तरह का अगर रिएक्शन दे दे, देखिए भी अगर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा देता है, पूछता कौन सा अभिक्रिया, तो कैसे पता करेंगे कौन सा है? नहीं, देखो पता करने का तरीका क्या, इधर जो अकेला था, गौर से देखना, इधर जो अकेला था इधर जाकर के अभिक्रिया करके फैमिली अपना बना लिया। समझ में आ रहा? जो अकेला था वो क्या किया? जाके फैमिली बना लिया, और जो फैमिली वाला था वो जाकर के अकेला। यानी कहने का मतलब समझना, जो कुमारा था वो शादी कर लिया, और जो शादीशुदा था वो मर के मारा, तो फिर क्या हो गया? वो अकेला हो गया। तो इसका पहचानने का ही तरीका है कि देखोगे कि पहले एक वो अकेला था, जो अकेला है वो जाकर के रिएक्शन कर लेगा, और जो इसके साथ है वो जाकर के लास्ट में क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। समझ में आया? अब अकेला हो रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें सिंगल धातु यानी एक धातु दूसरे धातु को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। तो समझ में ही आया है? उतारो। चलो देखो अगला, इसी का एक है कि जब कॉपर की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देती है। यानी कॉपर है जो सिल्वर को क्या कर रही है? विस्थापित कर देती है। चूंकि कॉपर की क्रियाशीलता सिल्वर की अपेक्षा क्या है? अधिक है। साथ ही कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। यानी ये कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, इसी कारण विलयन का रंग क्या हो रहा है? हल्का नीला हो रहा है। कहने का मतलब क्या? सबसे पहले से समझना, जो भी विलयन के साथ रहेगा उसका क्रियाशीलता हमेशा कम होगा, उसका क्रियाशीलता हमेशा कम होगा। किसकी अपेक्षा? तो जो स्वतंत्र पाया जाएगा। क्लियर हो ना? तो इसमें देखो स्वतंत्र मेरा कॉपर है और विलयन के साथ सिल्वर है। क्लियर हो? तो इसको बोलेंगे क्या? क्योंकि इस विलयन के साथ जब सिल्वर है तो इसकी क्रियाशीलता कम होगी और कॉपर की क्रियाशीलता अधिक। तो चूंकि कॉपर की क्रियाशीलता सिल्वर की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर को डाला जाता है तब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। देख सकते हो कॉपर ही सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से सिल्वर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया। और इसमें हम अगर इतना तो क्लियर अपने मन से कर सकते हैं। अब इसमें एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं कि साथ ही कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, Cu कॉपर और NaNO3 मेरा नाइट्रेट है, तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। ये लास्ट वाला याद करना पड़ेगा, बाकी सब अपने मन से लिख सकते हो। नहीं याद है तो नहीं भी लिखोगे, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह देखो अगला कि जब चूंकि ये सब हम अभिक्रिया ना लिख करके उसके जगह समीकरण लिख दिए हैं, ठीक है ना, बाकी अभिक्रिया अपने मन से बना सकते हो। इससे कि जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की, चूंकि क्लोरीन यहाँ ये क्या है? गैस है। यहाँ याद करो तो सिल्वर जो था धातु था, लेकिन यहाँ ये क्या है? गैस। तो गैस को मिला नहीं बल्कि उसमें प्रवाहित करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन ब्रोमाइड को विस्थापित कर देती है, क्लोरीन ब्रोमाइड को विस्थापित कर देती है। चूंकि क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमाइड का क्रियाशीलता कम होता है, क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमाइड का क्रियाशीलता कम होता है। या इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि क्लोरीन की क्रियाशीलता ब्रोमाइड की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक ना। और ब्रोमीन बनने के कारण विलयन का रंग भूरा हो जाता है। भूरा देखो कहाँ लिखा हो? ब्रोमीन में। तो इसका मतलब ब्रोमीन बनने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह हम बोल सकते हैं
पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम है और ये आयोडीन है। तो जब पोटेशियम आयोडीन अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन आयोडीन को विस्थापित कर देती है और आयोडीन गैस बनने के कारण विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 क्या है मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक धातु को मिलाया जाता है तब जिंक हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक धातु को मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। जितने भी हमारे अम्ल हैं, यहाँ ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है, ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है। तो जितने भी अम्ल है उसमें कुछ नहीं, बस जब भी कोई धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, खासकर चाहे जिंक की, देखो सब में जिंक है तो जिंक, तो केवल और केवल हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, केवल और केवल क्या होगा हाइड्रोजन गैस। याद करने की भी बेस्ट तरीका है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी अम्ल जिसे जहाँ सल्फ्यूरिक है वहाँ सल्फ्यूरिक बोलेंगे, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक है वहाँ हाइड्रोक्लोरिक बोलेंगे, जहाँ फास्फोरिक अम्ल है वहाँ फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे, जहाँ एसिटिक अम्ल है वहाँ एसिटिक अम्ल बोलेंगे। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, जिंक धातु को मिलाया जाता है, या जिंक धातु को मिलाया जाता है, चूंकि अभिक्रिया भी कर रही है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही जिंक सल्फेट बनता है। अगर हम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, साथ ही जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। अगर हम फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, जिंक फास्फेट का निर्माण होता है। और अगर एसिटिक अम्ल बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, जिंक एसीटेट का निर्माण होता है। क्लियर बेटा। इसके साथ ही एक और व्यावहारिक क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दीर्घोत्तरीय में क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। दूसरा है क्या होता है जब सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सिल्वर धातु वाला बता चुके हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे। फिर अगला है क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, ठीक ना। तो देखो हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट, जिंक धातु है इसको कहा कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इससे हम पहले पता लगा लेंगे कि जिंक की क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि जिंक, इसी का दूसरा नाम है जस्ता, चूंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता कॉपर, इसी का दूसरा नाम क्या है तांबा। चूंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए जब जिंक धातु को बोलते जाओ कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है, तब जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तब जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। उस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक ना। और इस तरह से भी लिख सकते हो कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देती है,
साथ ही जब ये देखो ये है, जब ये विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और विस्थापित मेरा हो जाएगा। साथ ही जिंक सल्फेट बनने के कारण जिंक की सतह पर हल्के लाल हल्के लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है और रंगहीन जिंक और रंगहीन जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट की विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। इसमें जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा होगा, नीला, और ये जो जिंक सल्फेट बन रहा है कैसा होगा, रंगहीन। ठीक ना। देखो चूंकि इस तरह से जब मेरा रहेगा कि क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु को डाला जाता है, तो जिंक धातु को डाल रहे इसका मतलब जिंक की क्रियाशीलता अधिक होगा, जो डलाएगा उसका अधिक होगा, और कॉपर की क्रियाशीलता कम होगी। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे क्या, चूंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती, इसीलिए जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट, ये मेरा कॉपर सल्फेट है और इसका रंग नीला होगा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, तब जिंक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक ना। साथ ही जिंक की सतह पर, यानी ये जो मेरा जिंक है यहाँ पे बनेगा, जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती, यानी ये जो कॉपर है ये कैसा हो जाएगा, हल्का लाल कलर का हो जाएगा, और रंगहीन जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट कैसा होगा, रंगहीन बनने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया है, लिख लो इसको।